हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, जिसका शासनकाल था 1200 से 1526 तक। इसे हम जो दिल्ली सल्तनत है इसमें 5 वंश थे, तो जिनमें हम दिल्ली सल्तनत में हम 5 वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला हमारा जो वंश है वो गुलाम वंश है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक है। अभी तक मोहम्मद गौरी की राजधानी दिल्ली हुआ करती थी और मोहम्मद गौरी का गुलाम होने के कारण वह मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी बनने से कुतुबुद्दीन ऐबक इनकार कर देता है। लेकिन लाहौर की जनता ने जोर देकर कहा कि हम हिंदुस्तान में मुस्लिम धर्म का प्रचार करने आए हैं और आप चाहते हो कि प्रचार हो तो आपको एक मुस्लिम वंश की स्थापना करनी होगी। और ऐबक ने अपनी जनता की बात मानी और सबसे पहले मुस्लिम वंश में गुलाम वंश चालू किया और इसने दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली राजधानी लाहौर को बनाया। गुलाम वंश को हम मामलुक वंश भी कहते हैं, अर्थात स्वतंत्र माता पिता की संतान, तथा गुलाम वंश को इलवरी वंश भी कहा जाता है। ऐबक ने शासक बनने के बाद अपनी जनता को लाखों रुपए, ढेर सारा धन बांटा का दान किया। लाखों का दान करने पर इसकी जनता ने इसे लाख बख्श की उपाधि दी। ऐबक का अर्थ चंद्रमा का देवता। ऐबक ने कभी भी सिंहासन का प्रयोग नहीं किया क्योंकि वह खुद को मोहम्मद गौरी का गुलाम मानता था। वह सिपा सलार की उपाधि धारण कर शासन किया करता था। इसने इल्तुतमिश अपने गुलाम को बदायूं का राज्यपाल नियुक्त किया था, लेकिन यह 4 वर्ष तक ही शासन कर पाया और 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। इसको लाहौर में दफनाया गया तथा कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र 1210 ईस्वी में आराम से सिंहासन पर बैठा। ये बाद में बदायूं में इल्तुतमिश को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने बगावत करके लाहौर की तरफ वो बढ़ा और उधर से आराम शाह आया और दोनों के बीच में 1211 ईस्वी में जूढ़ का युद्ध हुआ और इल्तुतमिश ने पराजित करके खुद गुलाम वंश का अगला शासक बन इल्तुतमिश जो है वो गुलाम वंश का अगला शासक बन जाता है। अब हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। इल्तुतमिश का जो शासन है वो 1211 से 1236 ईस्वी तक है। इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह भारत का प्रथम सुल्तान कहलाता है क्योंकि इसे बगदाद के खलीफाओं ने वैध रूप से सुल्तान की उपाधि दी थी। फिर इल्तुतमिश ने घोषणा की कि मेरे बाद जितने भी शासक होंगे सभी क्या कहलाएंगे? सुल्तान कहलाएंगे। भारत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को माना जाता है क्योंकि 1526 के पानीपत का प्रथम युद्ध होगा जिसमें बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देगा। इब्राहिम लोदी ही अंतिम शासक होगा। जब इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा तो इस सल्तनत पर गजनी में कर रहे शासन यल्दौज की पड़ी। वही यल्दौज जो मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी बनकर शासन कर रहा था। तो इसने सोचा क्यों ना इल्तुतमिश पर आक्रमण कर दिल्ली सल्तनत को हड़प लिया जाए। तो 1215 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच। इल्तुतमिश ने यल्दौज को पराजित कर दिया और पुनः हारकर वह गजनी वापस लौट गया। अब 1221 ईस्वी में ही इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान का वास्तविक नाम था तैमूजिन का आक्रमण हुआ था। चंगेज खान मंगोलिया का एक खतरनाक शासन था। चाइना के ऊपर और रूस के नीचे एक मरुस्थलीय देश है जिसे मंगोलिया कहते हैं। मंगोलिया घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। एशिया का सबसे क्रूर एवं बदनाम शासक चंगेज खान माना जाता है। इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि यह अपनी जनता में बहुत ज़्यादा अप्रिय था, इसे कोई पसंद नहीं करता था। ये खुद भी जानता था कि इसकी जनता इसे नहीं पसंद करती और ये यह भी जानता था कि जिस दिन यह मरेगा इसकी जनता इसके मृत शव को भी नष्ट कर देगी। इसलिए इसने अपने सेनापति को यह कहा था, जब मेरी मृत्यु हो तो जितने भी लोग मुझे दफना कर आ रहे हों उन्हें रास्ते में ही मरवा देना, क्योंकि ये ना पता कर सके कि मेरा शव कहाँ है। आज तक भी चंगेज़ खान की कब्र के बारे में नहीं पता चल पाया है। चंगेज़ खान का भारत आने का कारण यह था कि उसके भाई की हत्या एक उज़्बेक शासन जलालुद्दीन मंगबरनी ने की थी और वही चंगेज़ खान
से अपनी जान बचाने के लिए भारत की तरफ भागा था। वह अच्छे से जानता था कि चंगेज़ खान इसे नहीं छोड़ेगा। ये हिंदुस्तान जब भाग कर आया तो इसका पीछा करते हुए चंगेज़ खान सिंध तक आ गया। फिर जलालुद्दीन मंगबरनी इधर इल्तुतमिश की शरण में आकर उससे मदद मांगी। लेकिन जब ये बात चंगेज़ खान को पता चली तो उसने भी इल्तुतमिश के पास संदेश भिजवाया कि अगर तुमने उसकी मदद की तो वो तो बचेगा नहीं और मैं दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण कर दूंगा और पूरी दिल्ली को ध्वस्त करके ही वापस लौटूंगा। लेकिन अगर तुमने उसकी मदद नहीं की तो मैं वादा करता हूँ कि दिल्ली सल्तनत सुरक्षित रहेगी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 1221 में चंगेज़ खान आया और जलालुद्दीन मंगबरनी की हत्या करके वापस लौट गया। इतिहासकार कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत पर इल्तुतमिश की सूझबूझ से एक बहुत बड़ा आक्रमण होने से रह गया। चंगेज़ खान इल्तुतमिश का समकालीन था। इल्तुतमिश ने ही चांदी के सिक्के, जिसे हम टंका कहते हैं, और तांबे का सिक्का जिसे जीत चलवाया। इल्तुतमिश ने ही तुर्कान-ए-चहलगानी तथा दल चालिसा प्रथा की शुरुआत की। अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली रखने के लिए उसने ये प्रथा चलाई थी। 10 प्रशासकों का समूह ही दल चालिसा कहलाता था, जिसे तुर्कान-ए-चहलगानी कहते हैं। इक्ता प्रथा की शुरुआत भी इल्तुतमिश ने की, जिसमें इल्तुतमिश सैनिकों को नगद वेतन नहीं देता था, जबकि सैनिकों के ही द्वारा हड़पी गई ज़मीनों को उनमें आपस में बांट देता था। उन्हें देने वाले प्रांतों को ही इक्ता कहा जाता था। इक्ता के प्रांत अधिकारी इक्तेदार कहलाते थे। ये इक्तेदार ही प्रांतों से कर वसूलते थे, जिसे इक्तेदारी कहा जाता था। 1229 में इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया और अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली में स्थानांतरित किया। इल्तुतमिश एक बार जब कलिंजर अभियान पर गया, जिसे सफल बनाने में इसके चारों बेटे विफल साबित हुए, लेकिन इसकी बेटी ने इस अभियान को सफल किया। इसकी बेटी का नाम रज़िया सुल्तान था, जिसे वह अपने मरने के बाद अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, और उसने यह घोषणा भी कर दी कि 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु दिल्ली में हुई और जिससे इसका मकबरा दिल्ली में है। और मकबरे की सबसे खास बात यह है कि इसने अपने जीते जी इस मकबरे का निर्माण करवाया था, लेकिन इसके मरते ही इसका बड़ा बेटा फिरोज शाह सिंहासन पर 1236 ईस्वी में बैठा। एंड ये बात रज़िया को बिल्कुल नहीं पसंद आई, तो लाल वस्त्र पहनकर रज़िया दिल्ली की जनता के पास आई और कहा कि मेरे पिता ने मुझे उत्तराधिकारी घोषित किया था और आप दिल्ली की जनता हो, आप सभी मेरी मदद कीजिए। ये लाल वस्त्र पहनकर इसलिए गई क्योंकि इल्तुतमिश के दरबार में ये बात प्रसिद्ध थी कि अगर किसी को न्याय चाहिए तो वह लाल वस्त्र पहनकर जाए। वही काम रज़िया ने किया और दिल्ली की जनता से मदद मांगी। दिल्ली की जनता की मदद से तकनुद्दीन फिरोज शाह की मृत्यु करवाई और खुद दिल्ली की अगली सुल्तान बन गई रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान को ना दिल्ली की एक प्रथम एवं एकमात्र महिला शासिका थी, जिन्होंने अपने दरबार में सर पर टोपी और कोट पहनकर जाया करती थी और न्याय भी किया करती थी। लेकिन जब ये सिंहासन पर बैठे तो इनका भाई बहराम शाह ने इन्हें शासक मानने से इनकार कर दिया और इसके खिलाफ षड्यंत्र बनाने लगा। इसको हटाने के लिए दिल्ली का जो दल चालिसा था वो सुल्तान के लिए काम करता था, लेकिन इसने इसे अपनी तरफ मिलाकर वह दल चालिसा अब बहराम शाह के लिए काम करने लगा। जो रज़िया सुल्तान थी उनमें दल चालिसा एक दल था जो काम करता था, तो उनके भाई बहराम शाह ने ही दल चालिसा को अपनी तरफ मिला लिया। तो अब वही दल चालिसा बहराम शाह के लिए काम करने लगा। सबको यही समस्या थी कि सिंहासन महिला संभाल रही है। रज़िया सुल्तान के 2 खास लोग थे, जिसे अल्तुनिया पंजाब का था इक्तेदार नियुक्त किया था और दूसरा इत्तगेन जिसे बदायूं का इक्तेदार नियुक्त किया था। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि एक निम्न वर्ग के व्यक्ति के साथ ही प्रेम प्रसंग चलाना इनके पतन का सबसे बड़ा कारण बना। रज़िया सुल्तान का एक प्रेमी हुआ करता था यकूत खान। ये इल्तुतमिश के समय ही यह घोड़े को नहलाने चारा खिलाने का काम किया करता था, और जब इल्तुतमिश घोड़े पर बैठा करता था तो ये अपने हाथ पर उसका पाँव
अपने हाथ पर उसका पाँव रखवा कर घोड़े पर बैठाया करता था। ये अब्सीनिया हब्सी था, लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद यही काम रजिया के घोड़े के लिए करने लगा था और घोड़े पर बैठते बैठते ही प्रेम प्रसंग शुरू हुआ और ये प्रेमी बन गया रजिया सुल्तान का, जिसकी कड़ी आलोचना हुई दिल्ली के उच्च वर्गों के द्वारा। रजिया ने यकूत खान को एक महत्वपूर्ण पद दिया, दिल्ली सल्तनत का अमीर ए आखूर, जिसमें घोड़े के रख रखाव विभाग का मुख्य अध्यक्ष बना दिया। लेकिन सबसे पहला विद्रोह पंजाब के भटिंडा से 1240 में अल्तुनिया इक़्तिदार की तरफ से हुआ और दिल्ली से बगावत करके खुद को पंजाब का स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया अल्तुनिया ने। तो यकूत खान और रजिया नियंत्रण के लिए पंजाब गए और दोनों में युद्ध हुआ। अल्तुनिया की सेना ज़्यादा शक्तिशाली होने के कारण जीत गई और यकूत खान की मृत्यु कर दी और रजिया सुल्तान को कैद कर लिया। तो इधर दिल्ली में बहराम शाह की खुशी का तो ठिकाना ही ना रहा, क्योंकि उसका काम तो अल्तुनिया ने कर दिया था। इसलिए दिल्ली के सिंहासन में 1240 ईस्वी में बैठ गया, क्योंकि इसे लगा अल्तुनिया रजिया सुल्तान की हत्या करवा देगा। लेकिन अल्तुनिया ने ऐसा नहीं किया। उसने रजिया सुल्तान के सामने 2 शर्त रखी, या तो मुझे दिल्ली सरकार को समर्पित कर दीजिए या फिर आप मुझसे विवाह कर लीजिए, क्योंकि विवाह करने पर भी दिल्ली सल्तनत अपने आप उसी की हो जाएगी। वह किसी भी हाल में दिल्ली नहीं सौंपना चाहती थी, इसलिए उसने अल्तुनिया से विवाह कर लिया और विवाह करके दोनों लोग बहराम शाह से सिंहासन लेने के लिए दिल्ली चढ़ पड़े। जब गुप्तचरों से ये बात पता चली बहराम शाह को, तो उसने अपने दल चालीसा को आदेश दिया कि अल्तुनिया और रजिया सुल्तान की हत्या करवा दी जाए। वो जीवित नहीं लौटने चाहिए। पंजाब से दिल्ली वापस लौटते समय उन्होंने हरियाणा में अपना कैथल शिविर लगाया था। किसने लगाया था? रजिया सुल्तान ने और अल्तुनिया ने। और आराम करने के लिए वही दल चालीसा के लोग शिविर के चारों तरफ घेर लिए। जब अल्तुनिया और रजिया सुल्तान ने अपना शिविर लगाया था कैथल में आराम करने के लिए, तो वहीं पे दल चालीसा के जो लोग थे वो शिविर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और इन्होंने ही कैथल में रजिया को मार दिया। कैथल में रजिया को क्या करते हैं? मार दिया। इसलिए रजिया का मकबरा जो है वो कैथल में है और दिल्ली का अगला सुल्तान बनता है बहराम शाह। दिल्ली का अगला सुल्तान बहराम शाह बन गया और अगले 2 साल तक 1240 से 1242 तक शासक रहा। बहराम शाह 1240 से 42 इसने दल चालीसा का एक बहराम शाह को एक दल चालीसा का एक अध्यक्ष का पद बनाया बहराम शाह ने, जिसे नायाद ए मुमलकात इतगीन को बनाया गया दल चालीसा के अध्यक्ष का पद। अब बहराम शाह के ही समय में प्रथम मंगोलों का आक्रमण हुआ। बहराम शाह के भतीजे ने इसकी हत्या करके खुद शासक बन बैठा, जिसका नाम मसूद शाह था और जो 1242 से 46 तक शासन था। इसको भी सिंहासन से हटाकर नसीरुद्दीन महमूद जो 1246 से 1265 तक था, इसने अपने लिए एक वजीर नियुक्त कर लिया, बलबन को नसीरुद्दीन महमूद ने उलुग खां की उपाधि दी। बलबन ने वजीर पद अपनी योग्यता से हासिल किया था। नसीरुद्दीन महमूद ने अपनी सारी शक्तियां बलबन को दे दी। वह नाम मात्र का शासक रह गया था, इसलिए इतिहासकार कहते हैं कि 19 साल तक वजीर बन के शासन किया तथा फिर उसके बाद नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद उसके सारे उत्तराधिकारियों को खत्म कर 20 वर्ष तक सुल्तान गयासुद्दीन बलबन बन के शासन किया। गयासुद्दीन बलबन की बात करते हैं। जो गयासुद्दीन का शासन काल था ना, वो 1265 से 1287 तक था। ठीक, जैसे ही गयासुद्दीन बलबन सिंहासन पर बैठता है तो सबसे पहले इसके दिमाग में दल चालीसा के सरदारों की बात आई कि सारी फसाद की जड़ ये है। तो सबसे पहले बलबन ने दल चालीसा का अंत किया, चालीसों को एक अभियान पर भेजकर हत्या कर दी और नसीरुद्दीन के सारे उत्तराधिकारियों को भी खत्म कर दिया। तो दिल्ली की जनता ने इसका विद्रोह कर दिया। तो बलबन ने ही दिल्ली में लौह एवं रक्त की नीति चलाई। तो जर्मनी में बिस्मार्क ने लौह एवं रक्त की नीति चलाई। बलबन ने सजदा एवं पायबोस प्रथा की शुरुआत की। इसमें जो भी दरबार में उसके सामने जाता, सजदा मतलब घुटने के बल बैठकर सुल्तान के आगे सर झुकाना सजदा कहा जाता था। अपाइबोस लेट के सुल्तान का पांव चूमना का काम होता था। तो बाद में शाहजहां ने आकर सजदा तथा
एवं पाइपोस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। इस प्रथा का अंत पूर्ण रूप से खत्म किया था। औरंगजेब ने यह कहा करता था कि सर झुकाना हो तो अल्लाह के सामने झुकाइए। बलबन ने नौरोज़ त्यौहार की प्रथा की शुरुआत की। नौरोज़ जो है एक फारसी नववर्ष त्यौहार है जो 21 मार्च से शुरू होता है। नौरोज़ त्यौहार पर भी प्रतिबंध औरंगजेब ने लगाया। बलबन महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वो कहता था कि हजरत मोहम्मद के बाद अल्लाह की परछाई मैं खुद हूँ। दिल्ली सल्तनत में खुद को जिल्ले ए इलाही कहने वाला, मतलब जिल्ले इलाही का मतलब अल्लाह की परछाई कहने वाला व्यक्ति बलबन था। 1287 में दूसरा आक्रमण मंगोलों का दिल्ली सल्तनत पर हुआ। इसी आक्रमण को नियंत्रित करने के लिए उसने अपने बेटे मुहम्मद शाह को भेजा और उस समय उसका बेटा उत्तर और उत्तर पश्चिमी का इख्तियार हुआ करता था। इसमें दूसरे आक्रमण पर उसका पुत्र शहजादा मोहम्मद मारा गया और अपने बेटे के मरने के वियोग में बलबन की 1287 में मृत्यु हो गई। बलबन और उसके पुत्र का मकबरा एक ही स्थान पर महारौली पुरातात्विक उद्योग में है। अब बलबन के मरने के बाद उसका अयोग्य पोते को कैकुबाद को दिल्ली का अगला सुल्तान बनाया गया। अब कैकुबाद जो था वो 1287 से 1290 तक शासन करता है। कैकुबाद देखो एक अयोग्य सुल्तान था। इसकी अयोग्यता का फायदा पंजाब का इख्तियार मलिक फिरोज ने उठाया। बलबन के समय में ही इसे भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग का इख्तियार नियुक्त किया गया था। उसने कैकुबाद की मृत्यु करवाकर कैमूर्स को 1290 में शासक नियुक्त किया, लेकिन कुछ ही दिन कैमूर्स को शासन करने का मौका मिला। फिर उसी के खिलाफ मलिक फिरोज ने बगावत की और कैमूर्स को हटाकर इसकी हत्या करवाई और खुद दिल्ली में बैठकर खिलजी वंश की शुरुआत करता है। कैमूर्स की हत्या करके मलिक फिरोज का सिंहासन पर बैठना इतिहास में खिलजी क्रांति कहलाता है। जब अगला सिंहासन पर बैठने वाला शासक जलालुद्दीन खिलजी बैठता है तो यहाँ से गुलाम वंश का अंत होता है। खिलजी वंश की शुरुआत होती है। गुलाम वंश, अब गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का जो शासन काल था वो 1290 से 1320 तक था। ठीक, भारत में दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासन करने वाला वंश खिलजी वंश था। खिलजी वंश का संस्थापक जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। 1293 में दक्षिण में महाराष्ट्र के देवगिरी में प्रथम मुसलमानों का आक्रमण हुआ, जिसमें शासक देवगिरी के रामचंद्र देव थे। इस आक्रमण पर फिरोज खिलजी और रामचंद्र देव के बीच पारस्परिक संधि हो गई थी और वो दोनों एक दूसरे के मित्र बन गए थे। फिरोज खिलजी का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी तथा दामाद भी था। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम गुरशस्प था। यह कड़ा जो आज उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी और प्रयागराज में है का इख्तियार हुआ करता था। 1296 में दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का तीसरी बार आक्रमण हुआ। मंगोलों के आक्रमण को नियंत्रण के लिए फिरोज खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को भेजा। अब देखो, फिरोज खिलजी ने एक शर्त रखी कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर ये 2000 सैनिक इस्लाम धर्म कबूल कर लें, लेकिन यही अमीर मुसलमान कहलाएं। अब इनके लिए दिल्ली में एक शहर मुगलपुरी बसाया गया। यही शहर आज दिल्ली में मंगोलपुरी कहलाता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने बिना बताए फिरोज खिलजी से देवपुरी से आक्रमण करके भारी संपत्ति लूट कर लाया। जब फिरोज खिलजी को ये बात पता चली तो वह अलाउद्दीन खिलजी से कड़ा मिलने चल दिया। वहीं पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा फिरोज खिलजी की हत्या कर दी और दिल्ली का अगला शासक अलाउद्दीन खिलजी बन गया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1320 ईस्वी तक शासन करता है। देखो, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इतिहासकार कहते हैं कि इसकी शुरुआत तो धोखे से हुई और इसका विकास जो है वो परोपकारिता से तथा इसका अंत आतंक से हुआ, क्योंकि इसने अपने चाचा फिरोज खिलजी से धोखे से ही सिंहासन हासिल किया और वह शुरुआत में जो बलबन के समय से कट्टर नीतियाँ चली आ रही थी सब बंद किया और उदारता को प्रदर्शित किया। इसलिए जोधपुर अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी की तुलना देवता से की गई है तथा दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना रखने वाला प्रथम सुल्तान था। इसने सेना में नकद वेतन देने की शुरुआत की थी। इसके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो बलबन के भी समकालीन कवि थे। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली नामक ग्राम ईटा कासगंज में हुआ था। इन्हें तोता ए हिंद कहा जाता है।
इसने दो वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था, सितार और तबला। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि अमीर खुसरो थे। भारत का प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा माना जाता है। अरब का प्राचीन वाद्य यंत्र तंबूरा हुआ करता था। तंबूरा और वीणा को मिश्रित करके ही अमीर खुसरो ने सितार बनाया था। हमारा भारतीय वाद्य यंत्र पखावज था, जिसे दो भागों में बांटकर तबला बनाया गया। अमीर खुसरो ने ही खड़ी बोली में कव्वाली का आविष्कारक अमीर खुसरो को खड़ी बोली का कव्वाली का आविष्कारक माना जाता है। अमीर खुसरो ने खमसा ए खुसरो नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था। अमीर खुसरो ने कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा है। इन्होंने ही अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान जहां की उपाधि दी थी। अमीर खुसरो के गुरु का नाम दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया थे। अमीर खुसरो को अंतिम इच्छा थी कि उनकी मृत्यु के बाद इन्हें इनके गुरु के पास ही दफना दिया जाए। इसलिए मृत्यु हो जाने के बाद हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह के पास इन्हें दफनाया गया। इनके बराबर में 1298 में अलाउद्दीन खिलजी अपने गुजरात अभियान पर गया और आक्रमण किया। उस समय गुजरात का जो शासक था वो कर्णदेव था। गुजरात अभियान से ही अलाउद्दीन खिलजी अपने लिए एक गुलाम खरीद कर लाया और उस गुलाम का नाम मलिक काफूर था। गुजरात में इसे 1000 दिनार में खरीदा था। यही 1000 दिनारी भी कहलाता है। और जो मलिक काफूर था ना, ये बहुत ही साहसी और बुद्धिमान हुआ करता था कि इसी से प्रभावित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने इसे अपना सेनापति नियुक्त किया और अपने सारे अभियान पर इसे ही भेजता है। अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपने रणथंभौर पर आक्रमण किया और उस समय वहां का शासक हमीर देव था। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान पर अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर एवं अमीर खुसरो भी गए। राजस्थान में ही चित्तौड़ है। चित्तौड़ मिशन की जानकारी हमें पद्मावत उपन्यास से मिलता है, जिसका लेखक मलिक मोहम्मद जायसी था। इन्होंने ऐसे 1540 से 45 के बीच शेरशाह सूरी के शासनकाल में लिखा। 1303 ईस्वी में ही चित्तौड़ की रानी पद्मावती का दीदार करने गया था। वहाँ का राजा महारावत रतन सिंह हुआ करता था। ये चित्तौड़ को ध्वस्त करने में सफल तो हुआ और उसको नष्ट कर इसका नाम खिजराबाद रख दिया, लेकिन यह पद्मावती को नहीं पा सका। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति को दक्षिण अभियान पर भेजा और 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना दक्षिण अभियान शुरू किया। दक्षिण भारत अभियान में साम्राज्य का दक्षिणी भाग में विस्तार करना था और अमीर खुसरो विस्तार करते करते तेलंगाना तक पहुंच गया था। तब तेलंगाना की राजधानी वारंगल थी और जहां काकतीय वंश चला करता था। इसी काकतीय वंश में प्रताप रुद्र देव शासन कर रहा था। देव ने अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर उसे जकड़ाकर उसके साथ भेजी और 1308 ईस्वी में वारंगल में करता था और प्रताप रुद्र देव से ही कोहिनूर हीरा प्राप्त किया और फिर सेना लेकर और आगे सागर तट तक पहुंच गया। सागर को देखकर इसे लगा यहीं तक दुनिया है और इसने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व विजेता घोषित कर दिया। दक्षिण अभियान के बाद इसने सिकंदर द्वितीय को उपाधि धारण की। इस वंश में सबसे लंबा अभियान अलाउद्दीन खिलजी का ही था। दक्षिण भारत तक साम्राज्य फैलाने के बाद इसने अपनी जनता पर जजिया और ज़कात लगाया, जो आय का 1/2 से लेकर 2/3 तक हुआ करता था। इसने घरई मतलब आवास कर और चरई मतलब मवेशी कर 2 प्रकार के कर लगाए। इसमें एक कर एवं भ्रष्टाचार निरोधी विभाग की स्थापना की, जिसे दीवाने ए मुस्तक राज कहा जाता था। यह पहला सुल्तान था जिसने अपने बाजारों में प्रत्येक वस्तु का दाम निर्धारित किया था। इसने मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित करने वाला पहला सुल्तान था। इसी ने हुलिया धाक की प्रथा की शुरुआत की, क्योंकि इसमें सैनिक खुद लड़ने जाया करते थे। इसी प्रथा को शेरशाह सूरी ने भी अपनाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न स्मारक बनवाए: अलाउद्दीन दरवाजा, अलाई मीनार, सिरी का किला, चोर मीनार। अलाउद्दीन खिलजी के इस समय में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण 3 बार हुए और मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए इसने दिल्ली में सिरी को अपनी राजधानी बनाया
और 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई। इसका मकबरा दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में है और इसके बाद इसका आयोग बेटा मुबारक शाह खिलजी दिल्ली सल्तनत पर बैठा 1316 से 1720। दिल्ली सल्तनत में खुद को खलीफा घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान मुबारक शाह खिलजी था। ये दरबार में महिलाओं के वस्त्र पहनकर जाया करता था। 1320 ईस्वी में मुबारक शाह खिलजी को हटाकर खुसरो शाह नाम का व्यक्ति बैठा। इसी समय पंजाब में वजीर नियुक्त था गाजी मलिक। इसने खुसरो शाह को हटाकर उसकी मृत्यु करवाकर तख्ता पलट किया और दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश की शुरुआत करता है और दिल्ली का अगला सुल्तान गयासुद्दीन बनता है। और अब यहाँ से हम शुरू करेंगे तुगलक वंश की शुरुआत होगी।